तो जब तक ये पितृसत्ता का जाल नहीं टूटेगा, ये सब कानून, ये सब बातें, ये सब महिला सशक्तिकरण कहते हैं, लेकिन इनके महिला सशक्तिकरण में पूरी तरह से पुरुष प्रधान है। वो पुरुष प्रधान। हमारे लिए पहला परिवार, पहले अपना स्वाभिमान, अपना क्षेत्र, अपनी बहनें, अपनी बेटियां है, उसके बाद कोई नेता और सत्ता और पार्टियां और कुर्सियां है। और अगर कुर्सी और सत्ता के मोह पे हमने अपनी जबान बंद कर दी है तो उससे बड़ा बेशर्म उत्तराखंड में कोई नहीं होगा। पंचायत राज कानून में महिलाओं को आरक्षण क्यों दिया गया होगा? क्या इसलिए कि महिलाओं के नाम पर उनके पति या परिवार का कोई पुरुष राजनीतिक रोटियां सेकता रहे? नहीं ना। फिर क्यों हमें उत्तराखंड में पंचायत चुनावों में महिला उम्मीदवार के पोस्टर पर अनिवार्य रूप से उनके पति या किसी अन्य पुरुष रिश्तेदार का नाम और फोटो देखने को मिला? और क्यों हमें अब की बार फलां की बारी जैसे स्लोगन देखने को मिले? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की हरकतें, जी हां हरकतें ही कहूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की हरकतें महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाए रखने की साजिश का हिस्सा हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हमारा पुरुष प्रधान समाज आज भी यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ें और नेतृत्व की भूमिका में रहें? आज के वीडियो में हम पुरुषों की इसी मानसिकता पर मुख्य रूप से बात करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोले के चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का कल यानी 28 जुलाई को दूसरा और अंतिम चरण है। मतलब कि चुनाव एक तरह से निपट गया है या कहें कि निपटा दिया गया है। इस राज्य में पंचायतों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। लेकिन क्या वास्तव में पंचायतों के लिए चुनी गई महिलाएं पंचायतों में अपना जनप्रतिनिधि का दायित्व निभा पा रही हैं, या फिर पुरुष इन महिलाओं को राजनीति में एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? इन पंचायत चुनावों को नजदीक से देखने के लिए मैं पौड़ी जिले के कई गांवों में गया। जो स्थितियां मैंने वहां देखी वे निराशाजनक थी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पंचायत चुनावों में इस बार जलेबी, समोसा और पौवा भारी था। ऐसी ही निराशा मुझे महिला उम्मीदवारों की स्थिति देखकर भी हुई। पूरे चुनाव में मुझे पूनम कैंतुरा नाम की एक उम्मीदवार मिली जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही थी। उनके पोस्टर में किसी पुरुष का नाम नहीं था और न ही उनके प्रचार अभियान में उनके पति या परिवार के किसी अन्य पुरुष को आगे किया गया था। वे शानदार भाषण भी दे रही थी। उनके भाषण का एक छोटा सा हिस्सा हमें सुनना चाहिए। चाहे हम भी किसी भी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते हैं, अगर वो भी गलत चलते हैं और उनकी भी गलत नीतियां, उनके भी पुतले दहन होने चाहिए, उनका भी विरोध होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति किसी की नहीं बननी। हमारे लिए पहला परिवार, पहले अपना स्वाभिमान, अपना क्षेत्र, अपनी बहनें, अपनी बेटियां है, उसके बाद कोई नेता और सत्ता और पार्टियां और कुर्सियां है। और अगर कुर्सी और सत्ता के मोह पे हमने अपनी जबान बंद कर दी है तो उससे बड़ा बेशर्म उत्तराखंड में कोई नहीं होगा। ऐसे नेताओं का भी हम विरोध करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी की। लेकिन दूसरी जगहों पर जहां मैं गया वहां महिला उम्मीदवार बेहद लुंज-पुंज स्थिति में नजर आई। कोट ब्लॉक के एक गांव में मैं एक महिला उम्मीदवार की जनसभा में पहुंचा। वहां पूरा भाषण महिला के परिवार के एक पुरुष ने दिया। महिला सिर्फ आधा मिनट बोली, वोट देने की अपील की और फिर जलेबी समोसा बांटकर सभा समाप्त हो गई। मुझे बताया गया कि चुनाव तो महिला के उन रिश्तेदार को ही लड़ना था। वे पहले भी कई चुनाव लड़े और हारे हैं, लेकिन गांठ में पैसे हैं और जनप्रतिनिधि बनने की प्रबल इच्छा है। सीट महिला आरक्षित हो गई तो उन्होंने परिवार की इन महिला को मैदान में उतार दिया। अब जरा इस पोस्टर को देखिए। सबसे नीचे लिखा नारा पढ़िए, सबको देखा बारी बारी, अब की बार मनीष की बारी। इस नारे को पढ़कर नहीं लगता कि यदि नामांकन में उम्मीदवार का नाम लिखने की बाध्यता नहीं होती तो ये व्यक्ति उम्मीदवार के नाम की जगह भी मनीष की बारी लिखते।
हाल हाल के दौर तक महिलाओं को उनके पति के नाम से ही जाना जाता था। देश के कुछ हिस्सों में तो महिलाओं की बाह पर पति का नाम भी गुदवाया जाता था। परिवार में और समाज में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की होती थी। महिलाओं को इसी स्थिति से निकालने के लिए उन्हें एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में जीने का अवसर देने के लिए संविधान में संशोधन करके राजीव गांधी लाए थे पंचायती राज अधिनियम। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। उत्तराखंड सहित कुछ अन्य राज्यों में इस 33% आरक्षण को 50% कर दिया गया था। लेकिन क्या इससे महिलाएं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में अपनी जगह बना पाई? कैसे बनाती? उन्हें जो आरक्षण मिला था उसे भी पुरुषों ने अपना हथियार बना दिया। बावजूद इसके कि ऐसा करने पर पंचायती राज अधिनियम में सजा का भी प्रावधान है। अब जरा इस सोशल मीडिया पोस्ट को देखिए। एक विधायक विशन सिंह चुफाल की पोस्ट का स्क्रीनशॉट है। लिखा है, ग्राम पंचायत धौलकांडा से श्रीमती माया पांडे जी को निर्विरोध ग्राम प्रधान धौलकांडा बनने की बधाई और शुभकामनाएं। आप बता सकते हैं कि इस तस्वीर में वे श्रीमती माया पांडे जी कौन हैं जिन्हें ये विधायक साहब बधाई दे रहे हैं? जाहिर है तस्वीर में गले में माला डालवाकर मिठाई खा रहे और बधाई ले रहे ये व्यक्ति कोई श्रीमती तो नहीं है। श्रीमती जी के पति जरूर हो सकते हैं क्या? होंगे ही। कितने अधिकार के साथ पति जी ने मान लिया है कि उनकी पत्नी जो ग्राम प्रधान बनी है उनके हिस्से की माला पहनने और बधाई लेने का उन्हें पूरा हक है। मतलब पत्नी के अधिकारों पर घर पर ही नहीं प्रधान बनने के बाद भी डाका डाला जा रहा है। पति जी ने माना तो माना, विधायक जी ने भी मान लिया कि प्रधान तो असली वही है, फिर क्यों श्रीमती जी को तलाशा जाए? सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर उमा भट्ट पिछले दिनों देहरादून में थी। मैंने उनसे इस बारे में सवाल किया, सुनिए क्या कहा उन्होंने। बड़ा ये सवाल ये है कि ये पितृसत्ता का जो जाल है ये कैसे टूटेगा? जो आप कह रहे हैं कि महिला खड़ी है और उसके पीछे पुरुष है, प्रचार नाम पुरुष के नाम से महिला का प्रचार हो रहा है, पुरुषों के नाम से ही प्रधान जी को जाना भी जाता है। हमने कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, प्रधान जी के पीछे पीछे घूमते रहे और अंत में पता चला कि प्रधान तो महिला है, पति नहीं है। तो इसके पीछे वही है, महिला को दोयम दर्जा देना, है ना, पुरुष को मान्यता देना। ये पितृसत्ता कोई नई चीज नहीं है, ये सदियों पुरानी है और इससे मुक्त हुए बिना स्त्री को अपनी जगह नहीं मिल सकती। मैं ये निश्चय पूर्वक कह सकती हूँ कि जब तक स्त्री पितृसत्ता का जो बोझ है वो खुद महिला पर भी है, वो खुद अपने आप को नहीं पहचान रही है, वो खुद अपने आप को एक इंसान के रूप में बराबरी का दर्जा, बराबरी का मतलब ये थोड़ी है कि आप शिक्षा में बराबरी, आपको भीतर से अगर बराबरी नहीं मिल रही है, हर चीज में हर अवसर में बराबरी नहीं मिल रही है, तो और आप अपने पति को परमेश्वर समझ रहे हो, पति की सेवा कर रही, इसका क्या मतलब है आज के युग में? तो जब तक ये पितृसत्ता का जाल नहीं टूटेगा, ये सब कानून, ये सब बातें, ये सब महिला सशक्तिकरण कहते हैं, लेकिन इनके महिला सशक्तिकरण में पूरी तरह से पुरुष प्रधान है। वो पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है वो जब तक नहीं हटेगा तब तक स्त्री को उसका वास्तविक दर्जा नहीं मिल सकता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और महिला उम्मीदवारों के पतियों से भी। अगर महिला उम्मीदवार सिर्फ सीट भरने का जरिया बनेंगी और उनके पति ही सत्ता का उपयोग करेंगे तो फिर इस आरक्षण का क्या मतलब? क्या इसे ही कहते हैं महिला सशक्तिकरण? क्या केवल आरक्षण दे देने से महिलाएं सशक्त हो जाएंगी? महिला सशक्तिकरण केवल नाम का नहीं, काम का होना चाहिए। जरूरी है कि समाज, प्रशासन और स्वयं महिलाएं इस सोच को बदलें ताकि महिला आरक्षण का मतलब सिर्फ सीट भरना नहीं, नेतृत्व करना बने। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या आप भी मानते हैं कि महिलाओं को असली नेतृत्व का अवसर मिलना चाहिए? यदि हां तो नीचे अपना कमेंट जरूर दर्ज करें। वीडियो खत्म करने से पहले हमेशा की तरह मेरा अनुरोध, जिसे आप हमेशा की तरह नजरअंदाज करेंगे, इस उम्मीद के साथ आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो शेयर भी करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी.com भी देखें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, आप जानते ही हैं। इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर मेरा आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।